गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 29 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब ये सांस्कृतिक संपदा समझौता क्या है? देखिए, अमेरिका में भारतीय कलाकृतियों की जो संपदा है चुराई गई है, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। चलिए समझते हैं। देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका से चुराई गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि अमेरिका में जो भारतीय कलाकृतियाँ चोरी की गई है उसे वापस लाने के लिए भारत द्वारा सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, देखिए, समझौते के तहत दोनों देश अवैध व्यापार, आयात निर्यात, पुरातात्विक और नृवंश विज्ञान संबंधी सामग्रियों की तस्करी को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और ठीक है, और अमेरिका के साथ भारत का यह पहला सांस्कृतिक संपदा समझौता है। ये जो सांस्कृतिक संपदा समझौता है वो अमेरिका के साथ भारत का यह पहला सांस्कृतिक संपदा समझौता हुआ है। ठीक है, देखिए, यह समझौता जो है पिछले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन के बाद जो है किया गया था। ठीक, बातचीत हुई और उसके बाद ये चर्चा में इसे सम्मेलन में G20 सम्मेलन जो हुआ था भारत में पिछले साल, उसमें इस समझौते को किया गया था। ओके, और इसमें ये कहा गया था कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भारतीय कलाकृतियाँ हैं अमेरिका में चोरी हुई है, उस कलाकृतियों को वापस लाने से समुदायों को अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने और सुरक्षित रखने का एकाधिकार मिलेगा, जिससे उनकी स्वायत्तता की पुष्टि होगी। ओके, देखिए, नेक्स्ट इसमें हम जानते हैं कि इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारेस्टी ने कहा है कि भारत को उसका उचित हिस्सा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब कि जैसे अमेरिका में चोरी हुई है तो अमेरिका अगर इसे ढूंढ कर लाता है तो ये भारत का जो हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, तो देने के दिशा में एक उचित कदम है, क्योंकि भारत अब अमेरिका का 30वां द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपदा समझौता भागीदार बन गया है। यानी कि भारत के द्वारा इस पे पहली बार हस्ताक्षर किया गया इस सांस्कृतिक संपदा समझौता के पे, लेकिन भारत जो है इस पे समझौता करने वाला अमेरिका के साथ 30वां सांस्कृतिक समझौता भागीदार बन गया है। ओके, देखिए, अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, अभी राष्ट्रपति जो बिडेन है और मुद्रा है वहाँ की अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये तो सबको पता है। ओके, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र क्या है? तो देखिए, भारत द्वारा एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है संभाली गई है। वो एशियाई आपदा तैयारी जो है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु निर्माण में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो ADPC है ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। अब देखिए, भारत और 8 पड़ोसी देश जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड जो है वो इसके संस्थापक सदस्य। इसके संस्थापक सदस्य में कौन कौन से हैं? तो भारत के और 8 जो इसके पड़ोसी देश हैं वो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के संस्थापक देश हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि भारत सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने बैंकॉक, थाईलैंड में 2024-25 के लिए चीन से ADPC की अध्यक्षता संभाली। यानी कि जो इससे पहले अध्यक्षता थी वो थी चीन के पास, लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है चीन से ले ली गई है और भारत जो है इस बार इसकी अध्यक्षता संभालेगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हुए अभ्यास किया। अब S-400 क्या है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने S-400 प्रणाली को
पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है। ओके, और इसमें 3 स्क्वाड्रन पहले से ही शामिल किए जा चुके हैं। 2026 तक 2 और इसमें शामिल किए जाने की उम्मीद है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये रूस, भारत और रूस के बीच में एक समझौता है। जो S-400 है वो भारत और रूस के बीच एक समझौता है। भारत ने रूस से इन प्रणालियों की डिलीवरी में तेज़ी लाने का अनुरोध किया है। ठीक है, और भारत और रूस ने S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए से अधिक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, हमें इतना ही जानना है कि जो S-400 है वो किन देशों के बीच सहयोग से बन रहा है। तो ये इंडिया के और रसिया के बीच जो है वो सहयोग से बनेगा। ठीक है, और इसमें टोटल लागत क्या है, S-400 जो 5 S-400 का समझौता है, इसमें 35,000 करोड़ रुपए का ये समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो नासा का भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ISS भेजने के लिए सहयोग। देखिए इसरो और नासा जो है ये दोनों मिलकर भारत के अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की तैयारी में। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। भारत जल्द ही एक अंतरिक्ष यात्री, जिसे गगन यात्री कहा जाएगा, जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाएगा उसे गगन यात्री कहा जाएगा, को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की तैयारी में है। और यह मिशन, जिसे एक्जियोम 4 कहा गया, इसमें याद रखिए जो भारत और नासा के सहयोग से जिस भारतीय को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा, जो ये मिशन है इसे क्या कहा जाएगा, इस मिशन को कहा जाएगा एक्जियोम 4। क्या, एक्जियोम 4 इस मिशन का नाम है, इसे एक्जियोम 4 कहा गया है। और देखिए इसरो, नासा और एक्जियोम स्पेस के सहयोग से ये संभव होगा। इसरो, नासा और एक्जियोम स्पेस के सहयोग से जो है भारत की तरफ से जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में जाएगा उसे इन तीनों के सहयोग से भेजा जाएगा। ओके, इस मिशन की घोषणा जो है अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है, और यह अगस्त 2024 के लिए योजनाबद्ध है। मतलब कि अगस्त 2024 में अंतरिक्ष यात्री, जिसे गगन यात्री कहा जाएगा, को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में एक भारतीय वायुसेना का पायलट शामिल होगा, जिसे इसरो द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, और जिसने रूस में भी प्रशिक्षण किया है। ओके, देखिए यह अंतरिक्ष यात्री इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 2025 में 3 सदस्यीय दल को कक्षा में भेजना है। ओके, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट है कि जो अंतरिक्ष यात्री किस नाम से जाना जाएगा, तो गगनयात्री के नाम से जाना जाएगा। और इसरो, नासा और इसका जो मिशन है उस मिशन को क्या नाम दिया गया है, एक्जियोम 4 इस मिशन को नाम दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने भुगतान प्रणाली संचालकों पर जुर्माना लगाया। RBI द्वारा भुगतान प्रणाली संचालकों पर जुर्माना लगाया गया है। आइए समझते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक के दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए मणिपूर्णम फाइनेंस, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और वीज़ा वर्ल्ड वाइड जैसे भुगतान प्रणाली संचालकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। क्यों लगाया है, तो नियामक के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण। देखिए अपने ग्राहक को पहचाने यानी KYC दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए मणिपूर्णम फाइनेंस पर 41.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, ओला फाइनेंस सर्विसेज पे टोटल जो है 87.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें KYC गैर अनुपालन के लिए जो है वो 54.15 लाख रुपए और प्रीपेड भुगतान नियमों के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त जुर्माना जो लगा हुआ है। ठीक है, देखिए विनिमय मंजूरी के लिए भुगतान प्राधिकरण समाधान लागू करने के लिए वीज़ा वर्ल्ड वाइड पर 2.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। और देखिए नियामक अनुपालन कमियों को दूर करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 और 31 के तहत जो है जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना किसके तहत लगाया गया है, तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 और 31 के तहत जो है जुर्माना लगाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोज मित्तल को, जिन्हें सिडबी का CMD नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज मित्तल जिन्हें सिडबी का जो है वो CMD नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं।
मनोज मित्तल ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद छोटे उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक के उनके अनुभव के साथ मित्तल ने आईएफसीआई के एमडी, सीईओ और सिडबी के उप प्रबंध निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। ठीक है, अब देखिए सिडबी के बारे में आइए जान लेते हैं। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित सिडबी को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र को बढ़ावा देने, वित्त पोषण करने और विकसित करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में नामित इसे किया गया था। ओके, चलिए, तो किसे सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो मनोज मित्तल को। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जापान को साधु स्वर्ण खदान और गांजा का मठ यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि जापान की साधु स्वर्ण खदान जो कि कोरिया के युद्धकालीन मजबूर श्रम से जुड़ी ऐतिहासिक पहचान के लिए जानी जाती है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किसे? तो जापान की साधु स्वर्ण खदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देखिए जापान की जो ये स्वर्ण की खदानें हैं वो होशिमा आइलैंड पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो जापान के स्वर्ण की खदानें हैं वो होशिमा आइलैंड पर स्थित है और जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो देखिए जिन्हें यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है वो 17वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े सोने की उत्पादन खदानों में से एक है और इसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद जो है इसकी स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई है। ओके, देखिए ये तो जापान की साधु स्वर्ण खदान को होगी। और जो गांजा का मठ जो है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और वित्तीय सहायता को लेकर बेहतर तरीके से प्राप्त करने और संपत्ति की सुरक्षा और संभावित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को ने गाजा पट्टी में एक पुरातात्विक स्थल को विश्व धरोहर की संकट सूची में जोड़ा है। अब विश्व धरोहर की संकट सूची में जोड़ने का मतलब क्या है, आइए इस नोट से समझते हैं। देखिए विश्व धरोहर की संकट सूची में शामिल होने से संपत्ति की सुरक्षा और संभावित पुनरावास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और वित्तीय सहायता की पहुंच में सुधार होता है। ओके, देखिए भारत में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान फिलिस्तीन ने गांजा में संत हिलारियन के मठ की आपातकाल पंजीकरण की और उसमें उसने सफलता भी प्राप्त की। यानी कि जापान की साधु स्वर्ण की खदान और गांजा की मठ को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है कि नार्वे ने युगांडा में अपना दूतावास बंद कर दिया। नार्वे द्वारा युगांडा में जो उसका दूतावास था उसे बंद कर दिया गया। नार्वे ने, ये समझ लेते हैं यहाँ पे, नार्वे ने युगांडा में अपने दूतावास को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है, जिससे पूर्वी अफ्रीकी देश में 19 वर्षों की जो राजनयिक उपस्थिति है वो समाप्त हो गई। यानी कि 19 वर्ष से जो ये राजनयिक उपस्थिति थी वहाँ पे वो समाप्त हो गई है, क्योंकि नार्वे ने इसे बंद कर दिया है। दूतावास का ध्वज जिसे पहली बार 2005 में फहराया गया था, नॉर्वेजियन एम्बेसडर क्रिस्टिन हरमानसेन ने इसे सौंप दिया है नार्वे को। ओके, देखिए इस बंद के बावजूद नार्वे ने आश्वस्त किया है कि युगांडा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता जो है वो अधिक बनी रहेगी। ओके, देखिए नार्वे राजधानी ओस्लो, वहाँ के राजा कौन है? हेराल्ड 5, मुद्रा कौन है? नॉर्वेजियन क्रोन, आधिकारिक भाषा है नॉर्वेजियन और प्रधानमंत्री है जोनास गाहर स्टोरे। कौन है? जोनास गाहर स्टोरे जो है वहाँ के प्रधानमंत्री। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा कि रविंद्र कुमार कुंदू को चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रविंद्र कुमार कुंदू को। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट करंट थे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया।
आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।